चलिए बच्चे, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चे आरटीपी का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था, तो जिसपे हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था, सो वो क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब बाकी कोई इतने बड़े क्वेश्चंस है ही नहीं, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंड AS 1 का है क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं बता दूं किस टॉपिक के ऊपर है। छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेंगे। बच्चे, हमने ऑफसेटिंग के रूल्स पढ़े थे इंड AS 1 में। इन इंड AS 1 वी हैव डिस्कस्ड द रूल्स ऑफ ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग बोले तो क्या आप एक आइटम को दूसरी आइटम के साथ क्या नेट करके दिखा सकते हैं। जैसे हम पढ़ते थे कि आप डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नेट करके दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। आप फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटीज को नेट करके दिखा सकते हैं, मतलब आप एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके दिखा सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेटिंग। सो इंड AS 1 क्या कहता था, कब ऑफसेटिंग अलाउड है? जब आइटम्स की नेचर सिमिलर होती है, जब वो सिमिलर नेचर के आइटम्स होते हैं, तब आपको ऑफसेटिंग अलाउड होती है। और फिर हमने इंड AS 109 में पढ़ा था कि क्या फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को नेट करके दिखा सकते हैं। वो कह रहा था 2 कंडीशन है। पहला कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप उसको नेट बेसिस पे सेटल करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटीज में तो सेटलमेंट होनी है कैश में। सो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप उसको नेट बेसिस पे सेटल करेंगे। और दूसरा, आपके पास लीगली एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए उसको नेट बेसिस पे सेटल करने के लिए। क्लियर है? ये 2 कंडीशंस रखे गए थे जिससे आप ये जान सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को सेट ऑफ करना कि नहीं करना। सो इंड AS 1 कहता था कि सिमिलर नेचर के आइटम्स को आप सेट ऑफ करके ऑफसेट करके दिखा सकते हैं। इंड AS 109 कहता था कि 2 कंडीशन, लीगल एंड फोर्सेबल राइट होना चाहिए, प्लस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप उसको नेट बेसिस पे सेटल करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या है, इज ऑफसेटिंग परमिसिबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। वो आपसे पूछ रहा है कि इन सर्कमस्टेंसेस में क्या ऑफसेटिंग परमिसिबल है या नहीं है। सब पॉइंट A, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी विच इज रीइंबर्स्ड बाय द सब्सिडरी whether in the separate books of the holding company the expenditure and the related reimbursement of expenses can be offsetted। समझिए, एक होल्डिंग कंपनी है, एक उसकी सब्सिडरी है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के बिहाफ पे खर्चा पे कर दिया और ये खर्चा सब्सिडरी से क्या करवा लिया जाएगा, रीइंबर्स भी करवा लिया जाएगा। ये लिखा है expenses incurred by holding company on behalf of subsidiary। सब्सिडरी के बिहाफ पे होल्डिंग कंपनी ने ये खर्चा किया, विच इज रीइंबर्स्ड बाय द सब्सिडरी, जो बाद में सब्सिडरी ने रीइंबर्स कर दिया। सो 2 आइटम्स होंगे, एक एक्सपेंस और एक उसका रीइंबर्समेंट। वो आपसे पूछ रहा है क्या इसको ऑफसेट करके दिखा दें। हाँ, तो बच्चे सिमिलर आइटम्स ही तो हैं, नेचर सेम है। होल्डिंग का अपना खर्चा तो था नहीं, उसने सब्सिडरी का 100 रुपया खर्चा किया, सब्सिडरी ने 100 रुपया वापस कर दिया। तो आप दिखाएं जी होल्डिंग का 100 रुपये खर्चा है और होल्डिंग की 100 रुपये इनकम है। ये गलत चीज है ना, बिकॉज वो खर्चा कभी होल्डिंग का था ही नहीं। तो आप अगर देखो, अगर आप ऑफसेट करके नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे? 100 रुपये का खर्चा दिखाएंगे, 100 रुपये की इनकम दिखाएंगे, यही करेंगे ना। वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं करना, बिकॉज ये होल्डिंग का खर्चा तो कभी था ही नहीं, ये तो सिमिलर नेचर की आइटम्स हैं। तो क्या यहां ऑफसेटिंग परमिसिबल होनी चाहिए? यस, बिल्कुल होनी चाहिए। सो थ्योरेटिकल नेचर का सम है, हम इसका आंसर आरटीपी से ही पढ़ लेंगे। दूसरा, वेदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट अगेंस्ट लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर एसेट कैन बी ऑफसेटेड। ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ये तो है ही सिमिलर आइटम्स कि आपके पास बड़े सारे एसेट्स हैं, है ना। एक एसेट आपने बेचा, उस पे गेन हो गया, दूसरा एसेट आपने बेचा, उस पे लॉस हो गया।
सो क्या आप बैलेंस शीट में या P&L में अलग अलग दिखाते हैं कि एसेट 1 का गेन हो गया, एसेट 2 का लॉस हो गया? जी नहीं, ये तो हमेशा ही नेट करके दिखाया जाता है, ऑफसेट करके दिखाया जाता है। क्लियर हो गई बात? थर्ड, व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड इन अ ट्रांजैक्शन विद एन एंटिटी and services are received from the same entity in two different arrangements, can the receivables and payables be offsetted? मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे फीस देनी है, आपने मुझे भी पढ़ाया, मैंने आपको फीस देनी है, तो क्या ये रिसीवेबल्स और पेबल्स को ऑफसेट किया जा सकता है? सो ये तो बच्चे फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गए ना। रिसीवेबल्स और पेबल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज होते हैं। क्या इनको ऑफसेट कर सकते हैं? वही दो कंडीशंस पूरी करने चाहिए। पहला, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप इसको नेट बेसिस पे सेटल करेंगे, मतलब मैं आपको अलग फीस नहीं दूंगा, आप मुझे अलग फीस नहीं देंगे, हम नेट करके सेटल कर लेंगे। और दूसरा था कि आपके पास लीगल एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए। अब ऐसा कोई राइट कहीं लिखा तो हुआ नहीं, इस पे कोई कानून तो बने नहीं हुए हमारे देश में, सो वो हम हमेशा ही मान लेते हैं कि लीगल एनफोर्सेबल राइट तो आपके पास है। सो आपके पास लीगल एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए, प्लस आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप इसको नेट बेसिस पे ही दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात? सो ये 3 सिचुएशंस पूछेगी, तीसरे में को हाँ या ना आंसर नहीं कर सकते, सिर्फ यही बोलेंगे ऑफसेटिंग अलाउड है फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटीज की, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो पहले वाले में ऑफसेट कर सकते हैं, सिमिलर नेचर आइटम है, रादर खर्चा इनकम दिखाना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरे वाला तो है ही सिमिलर नेचर की आइटम, एक एसेट के बेचने पे गेन हुआ, दूसरे एसेट के बेचने पे लॉस हुआ, आप नेट करके दिखा सकते हैं। और तीसरा, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को तो नेट करके दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्लियर? सो आइए एक बार इसका सोल्यूशन भी देख लें जो इंस्टीट्यूट ने दिया होगा, क्योंकि इसको हम लिखेंगे नहीं, ये कोई लिखने लायक सवाल नहीं है। आइए जी। सो इंड AS 1 क्या कहता है? ऑफसेटिंग इज परमिसिबल ओनली व्हेन द ऑफसेटिंग रिफ्लेक्ट्स द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब वही है कि सच में ये ऑफसेट होगा तभी आप ऑफसेटिंग करेंगे। सो पहला केस, होल्डिंग और सब्सिडरी में आपको वो कह रहा है जी उनका अरेंजमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। इफ द अरेंजमेंट इज टू रीइंबर्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी, द सेम मे बी प्रेजेंटेड नेट। तो वो तो लिखा ही हुआ है कि होल्डिंग ने ही सब्सिडरी की पेमेंट करी। ये बच्चे अजीब आंसर देते हैं, आप सीधा लिखेंगे सिंस द अरेंजमेंट इज टू रीइंबर्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी, इट विल बी प्रेजेंटेड ऑन नेट बेसिस। ये आंसर नहीं देते, ये कमेंट दे देते हैं। पेपर में आंसर के नंबर होते हैं, आपको हाँ या ना में आंसर करना होता है। सो बिल्कुल ये नेट बेसिस पे प्रेजेंट होगा। बी, फिर कह रहा है इंड AS 1 कहता है एंटिटी टू प्रेजेंट नेट बेसिस गेन्स एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। मैं पहले चला रहा हूं कि अगर आइटम्स की या ट्रांजैक्शंस की नेचर सिमिलर है तो बिल्कुल आप उसको नेट बेसिस पे दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंगली gains or losses arising on disposal of various items of PPE shall be presented on a net basis. However, gains or losses should be presented separately if they are material. अब ये फालतू लाइन है, उसने ये थोड़ा ना कहीं बोला है कि ये मटेरियल है कि नहीं। सो ये लाइन आपके किसी काम की नहीं है। तीसरा, इंड AS 32 कहता है फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी शुड बी ऑफसेटेड। पहली कंडीशन, if the entity has legal and enforceable right to do so and the entity intends either to set on net basis. So in accordance with the above, receivables and payables should be offsetted against each other and net amount should be presented in the balance sheet if entity has legal and enforceable right। मैंने पहले ही बोला है, सी पार्ट में कोई क्लियर आंसर नहीं होगा, आप सीधा लिखेंगे नेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दैट्स इट। क्लियर हो गया किस तरह से आंसर करना है, हमने समझ ली बात। इनके आंसर सिर्फ गाइडलाइंस की तरह यूज करने होते हैं, एग्जैक्टली आप इनके आंसर्स को यूज नहीं कर सकते। ओके है जी। सो ये क्वेश्चन कोई लिख के कराने लायक नहीं था, कोई प्रैक्टिकल नहीं था, बेकार का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक न्यू क्वेश्चन है,
हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इंड AS 7 में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और CA इंटर में हम इस तरह के क्वेश्चंस किया करते थे। नो डाउट ये भी एक न्यू सम है, बट बिलीव मी बहुत इजी सम है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। पढ़िए जी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज showing cash generated from operating activities using direct method as per Ind AS 7। लो बच्चे, डायरेक्ट मेथड के अनुसार आंसर करना है और डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लोज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। निकालना भी सिर्फ क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। वो कह रहा है सिर्फ क्या निकाल दो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल दो यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? तो डायरेक्ट मेथड में हमें बच्चे कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर क्रेडिटर में परचेज नहीं देता तो उसके लिए हम स्टॉक अकाउंट बनाते होते हैं, और कई बार हमें कोई एक्सपेंस अकाउंट भी बनाना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट तो आपको कैश फ्लोज देने से रहा। तो कैश फ्लोज डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेड माइनस इनकम टैक्स प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। याद है, यही 5 चीजें ही होती हैं, कैश सेल या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेजेस या कैश पेड टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड, इनकम टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये कैश फ्लोज हमें कैलकुलेट करने आते हैं ये अकाउंट बना के। हमने डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन अपने रेगुलर कोर्स की क्लासेस में किए भी हुए हैं। आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सो 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2001 2 साल की बैलेंस शीट होती है। उल्टी बैलेंस शीट है, ध्यान रखना। करंट एसेट्स में इन्वेंटोरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया है तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली CA इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। वहां हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं। समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम दिया है। ये देखो, फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी दिया है। फिर माइनस डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस दिया है। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो ये नॉन कैश आइटम है, हम इसको ऐड बैक करते, पर ये सवाल तो डायरेक्ट मेथड से करना है, ये फालतू चीजें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अब हमारे ना जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। ये देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम डली हुई है और ये कह रहा है दिस इज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। भाई ये बिफोर टैक्स बट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, इतना चलता है ना, बोल चुक माफ है। फिर इनकम टैक्स दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कहोगे तो मैं इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी करा दूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल इंक्लूड अमाउंट रिलेटेड टू क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। अब ये बताने की जरूरत थोड़ी ना थी, ये तो पता ही है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट इन लायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बिटवीन एक्विजिशन डेट एंड बैलेंस शीट डेट। वो कह रहे हैं जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस आया है ना, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर आया है। एज पर इंड AS 21 उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन उसने किया होगा लास्ट में बैलेंस शीट डेट पे, और उस पर फॉरेन एक्सचेंज गेन या फॉरेन एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट किया है। तो ये तो नॉन कैश आइटम है। सो इन्होंने डायरेक्ट मेथड से मांगा है, पेपर का क्या पता वो इनडायरेक्ट से मांग ले। सो मैं आपको दोनों से कराऊंगा, डायरेक्ट से भी करा देता हूं और इनडायरेक्ट से भी करा देता हूं। सो पहले जो सवाल ने मांगा है वो बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ CFOA यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अगर किसी को CA इंटर याद है तो हम इसको टाइप 3 के सम बोलते थे, जहां बैलेंस शीट दी होती है प्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया होता है। ये बहुत यही एक टाइप होती है जो आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर पाते हैं और इनडायरेक्ट से भी। आइए जी, लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो पहले आप बनाएंगे इन्वेंट्री अकाउंट। इनडायरेक्ट मेथड का यही फायदा होता है
कि उसमें हमें लेजर अकाउंट नहीं बनाने पड़ते। ब्रॉट डाउन 1,65,000, कैरेट डाउन उल्टा दिया हुई है बैलेंस शीट 1,20,000। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट ब्रॉट डाउन 1,88,000, कैरेट डाउन 2,05,000। कैश एंड कैश इक्वलेंट तो बनता नहीं, वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है। ट्रेड पेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,15,000, बैलेंस कैरेट डाउन 1,95,000। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो ये हूबहू सीए इंटर का सम इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में पूछा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, बैलेंस कैरेट डाउन 48,000। आइए जी पढ़ते हैं। सेल, तो सारी सेल क्रेडिट सेल है, तो सेल जाती है डेटर अकाउंट में। टू सेल्स 85,50,000, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी स्टॉक अकाउंट में, तो बाय सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस, है ना। तो सीओजीएस कितना है 56 लाख। अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम तो आएगा नहीं, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाद में लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, आएगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये आ जाएगा यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, ये तो बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, और इसका खाता बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह या प्रीपेड दिया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा नहीं, फॉरेन एक्सचेंज लॉस आएगा नहीं। इनकम टैक्स, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स में आ जाएगा। बाय P&L 95, क्योंकि P&L में लिखा है टू इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में बाय P&L है ना 95। बस जी सवाल हो गया खत्म। तो यहां से निकलेगी आपकी परचेजेस, कम से कम 15-20 सवाल ग्रुप 1 के अंदर इस तरह के करते हैं। इवन सीए फाइनल में भी हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं। 56 लाख प्लस 120 माइनस 165, 55,000 सो ये आपका ट्रेड पेबल अकाउंट में चला जाएगा। बाय परचेजेस 55,000 सो ट्रेड रिसीवेबल में बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 188,000 प्लस 85,50 माइनस 2,05,000, 85,33,000। सो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 85,33,000। आगे ट्रेड पेबल से कैश पेड निकल आएगा, टू कैश बैलेंसिंग फिगर, सो 2,15,000, 55,55,000 माइनस 1,95,000, सो 55,75,000। सो माइनस होगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स 55,75,000। इनकम टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 65,000 प्लस 95,000 माइनस 48,000, 1,12,000। सो माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड 1,12,000। अब एक लास्ट में आएगा प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या
फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बताइए कितना है, 1,10,000। सो ये आ गया जी आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 8533 माइनस 5575 माइनस 15,40,000 माइनस 112,000 प्लस 1,10,000, 14,16,000। क्लियर है? तो वेरी वेरी इजी सीए इंटर टाइप सम, बहुत ही सिंपल सवाल। एक बार इंस्टीट्यूट से आंसर मैच करा लें, इन्होंने क्या आंसर किया है, बिल्कुल ठीक, 14,16,000। ठीक है, पर मैं इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी कराना चाहूंगा, तो CFOA सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से भी पॉसिबल है। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सीए इंटर में करते होते हैं। सो इनडायरेक्ट मेथड में CFOA। आइए जी, सो इसमें कोई खाता नहीं बनाना पड़ता, हम कहां से स्टार्ट करते होते हैं, नेट प्रॉफिट से। सो नेट प्रॉफिट है 13,67,000, माइनस करेंगे इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1,10,000, और प्लस करेंगे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स, 95। ये आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉपर फॉर्मेट में करा रहा हूं, 13,52,000, जबकि वो 14,62 को प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल रहा था, सवाल गलत था, है ना। आइए जी, इंटरेस्ट इनकम हटाना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट इनकम 20,000 नेगेटिव। आगे फायर इंश्योरेंस पहले ही हटा चुके हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, नॉन कैश है 24,000, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चक्कर नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा, कितना है 36,000। फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक नॉन कैश आइटम ही होती है, 18,000। सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करेंगे, पहले यहां तक का प्रॉफिट निकाल लें। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000, 14,10,000। अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री घट गया। इन्वेंट्री क्यों घट गया, बेचा होगा तो पैसे आए होंगे, 165 से 120 हो गया तो 45,000 पॉजिटिव। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, सो ये आपका माइनस होगा, 2,05,000 माइनस 188,000, 17,000 ये माइनस होगा। ट्रेड पेबल भी घट गया तो पेमेंट करी होगी, माइनस होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 20,000 नेगेटिव। माइनस करेंगे नीचे क्या, इनकम टैक्स पेड। बताइए इनकम टैक्स पेड कितना था, 1,12,000, और प्लस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,10,000। तो अगर सही किया है तो आपका आंसर टैली होना चाहिए। 1410 प्लस 45 माइनस 17 माइनस 20 माइनस 1,12 प्लस 1,10,000। लो जी 14,16,000। आई थिंक ऊपर भी यही था, यस। सो जस्ट मैंने वैसे ही करा दिया कि हो सकता है सिमिलर सवाल पूछा जाए, और किस मेथड से पूछा जाए,
इनडायरेक्ट मेथड से पूछा जाए तो भी आप इसको आराम से कर पाए। क्लियर है? चलिए सब आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए सो आराम से बच्चे आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो बिल्कुल इजी सम था, मैंने पहले बोला है एक ही क्वेश्चन था इस आरटीपी में करने लायक, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो भी थ्योरेटिकल टाइप है, सो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंड AS 27। पहले मैं बता दूं किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है बच्चे। इंड AS 27 कौन सा था? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स कैन ईदर बी शोन एट कॉस्ट और FVTPL एज पर इंड AS 109। बच्चे देखो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैसे तो इन्वेस्टमेंट्स डिस्क्लोज करने के लिए इंड AS 109 ही लगता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सारी किसमें डील करी गई है? इंड AS 109 में ही डील करी गई है। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इंड AS 109 में ही कवर की गई है, तो इंड AS 109 ही लगता है। बट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स के ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, और वो ऑप्शंस किसने दिए हैं? इंड AS 27 ने दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप चाहें तो कॉस्ट पे भी दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो FVTPL एज पर इंड AS 109 के अकॉर्डिंगली भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था कि सेम कैटेगरी के ऊपर सेम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर है, आप सब्सिडरी को कॉस्ट पे दिखाना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर को FVTPL पे दिखाना चाहते हैं, अलाउड है? यस, बिकॉज ये डिफरेंट कैटेगरी हो गया ना। दीज आर द 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सो बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो आपकी 2 सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी A, सब्सिडरी B। आप सब्सिडरी A की इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखाना चाहते हैं, सब्सिडरी B की इन्वेस्टमेंट्स को आप FVTPL पे दिखाना चाहते हैं, क्या ये अलाउड है? नहीं, ये अलाउड नहीं है, बिकॉज ये तो सेम कैटेगरी है। तो सेम कैटेगरी के ऊपर सेम रूल ही लगेगा, बट डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट रूल लगाना अलाउड है। बस इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब सवाल बड़ा सिंपल है, आइए जी पढ़ते हैं ध्यान से। अ कंपनी AB लिमिटेड होल्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स, तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज हो गए। In its separate financial statements, AB Limited wants to elect to account its investments in subsidiaries at cost and investment in associates at financial asset at FVTPL in accordance with Ind AS 109। वो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखाना चाहता है और एसोसिएट को FVTPL पे। अलाउड है? अलाउड है, बिकॉज ये डिफरेंट कैटेगरी है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको याद दिला दिया कि एज पर इंड AS 27 इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स कैन ईदर बी शोन एट कॉस्ट और FVTPL। वेदर AB लिमिटेड कैन कैरी इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज एट कॉस्ट and investment in associates in accordance with Ind AS 109 in its separate financial statements? Yes.
सो पहले इंड AS 27 का रूल लिख देंगे, फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द अबव रूल AB Limited can show investment in subsidiaries at cost and investments in associates at FVTPL. सो वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार इनका आंसर देख लेते हैं कि इन्होंने क्या आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये तो बच्चे मैं सीधा इनका ना अंत ही पढ़ूंगा कि इन्होंने एंड क्या किया है, क्योंकि ये ना बड़े फालतू चीजें लिखते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं आप इनके आंसर्स कभी रेफर नहीं कर पाएंगे। इन द गिवन केस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट कैटेगरीज। अब ये कंसिडर टू बी वर्ड यूज करने की क्या जरूरत है, सीधा बोलो इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स आर डिफरेंट कैटेगरी। फर्दर इंड AS रिक्वायर्स टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर ईदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद 109। हम तो ये ऊपर ही लिख देंगे ना रेलेवेंट प्रोविजन में ही। दस ये है काम की बात। Thus AB Limited can carry its investments in subsidiaries at cost and investments in associates at FVTPL in separate financial statements। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले as per Ind AS 27 separate financial statements, investments in subsidiary associates or joint ventures can either be shown at cost or FVTPL. The Ind AS further provides that the similar कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड यूजिंग द सेम बेसिस। बस ये हो गया रेलेवेंट प्रोविजन। बस अब नीचे लिख दीजिए इन द गिवन केस ये है बस। सो इतने लंबे चौड़े आंसर्स नहीं लिखने होते, तो इनके आंसर्स आपको ये तो लिखने नहीं होते आंसर्स ना, ये तो एक सांकेतिक आंसर होते हैं, आपको तो अपने आंसर ही सवाल के अंदर लिखने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंड AS 113। बच्चे ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी मेन बुक में है, तो ये न्यू क्वेश्चन नहीं है। हमने ना क्लास में इसको गलती से बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में डाल दिया था, तो हमने इसको वहां कराया हुआ है। ये देखो मैं आपको दिखाई दूं एक बार, ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 बिजनेस कॉम्बिनेशन में डाला हुआ है हमने। तो ये सेम क्वेश्चन है ऑलरेडी ना, ये पहले मॉक पेपर में 18 में आ चुका है। सो हमने इसको अपनी क्लासेस में पहले से ही कवर कर दिया हुआ है, पर स्टिल मैं एक बार दोबारा करा देता हूं, बिकॉज अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो वो यहां पे एक बार कवर कर लेगा। क्वेश्चन है वैल्यूएशन। इंड AS 113 क्या है, फेयर वैल्यूएशन है ना, फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स के ऊपर है। तो क्वेश्चन में निकालनी है फेयर वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग लायबिलिटी। अब फेयर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। वैसे तो फेयर वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं, पर डी कमीशनिंग की फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं कि आज से इतनी देर बाद हम कितना पे करेंगे, उसकी क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। यही होती है डी कमीशनिंग लायबिलिटी। सो जो क्वेश्चन कहेगा बस उन कैश फ्लोज का टोटल करेंगे और आपकी डी कमीशनिंग लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेटर हो जाएगी। सो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, तो हमारे लिए ये न्यू सम नहीं है। पढ़िए जी। ऑन 1 जनवरी 2001 A Limited assumes a decommissioning liability in a business combination। सो एक decommissioning liability भी उसने एक्वायर करी है। The reporting entity is legally required to dismantle and remove an offshore oil platform at the end of its useful life, which is estimated to be 10 years। मतलब ये decommissioning liability कितने साल बाद इनकर होगी, 10 साल बाद इनकर होगी। The following information is relevant। If A Limited was contractually allowed to transfer its decommissioning liability to a market participant, it concludes that a market participant would use all of the following inputs, probability weighted as appropriate, when estimating the price it would expect to receive। बच्चे देखो, हमने इंड AS 113 में पढ़ा है कि जो फेयर वैल्यू निकाली जाती है वो हमेशा मार्केट पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है। अब वो आपको कहानियां सुना रहे कि अगर ए लिमिटेड अपनी लाइबिलिटी को किसी मार्केट पार्टिसिपेंट को दे दे
तो मार्केट पार्टिसिपेंट आपके बिहाफ पे डीकमीशनिंग कर देगा, बदले में आपसे कुछ कैश फ्लोज रिसीव करेगा। वो कह रहा है वो क्या क्या करेगा वो मैं सब आपको बता रहा हूं। ये देखो, व्हेन एस्टिमेटिंग द प्राइस इट वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव, मतलब अगर आप ये लाइबिलिटी किसी और से पूरी करवाएं तो आपसे क्या क्या रिकवर करेगा, बस वो बताया जा रहा है। वही कैश फ्लोज है ना, क्योंकि अगर खुद करोगे तो भी वो खर्चा होगा, अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट से कराओगे तो कितना खर्चा होगा, वही उसकी फेयर वैल्यू है। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट को पे करना है, अब मार्केट पार्टिसिपेंट क्या क्या रिसीव करेगा, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, वो सब कुछ दिया हुआ है। आप इन सारे कैश फ्लोज का टोटल कर दीजिए, आपकी डीकमीशनिंग लायबिलिटी आ जाएगी। आइए जी, सब पॉइंट ए, लेबर कॉस्ट। अब डिसमेंटल करना है तो लेबर कॉस्ट इनकर करेगा मार्केट पार्टिसिपेंट, तो वो लेबर कॉस्ट आपसे रिकवर करेगा। देखते हैं, लेबर कॉस्ट्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्लेस वेजेस adjusted for expectation of future wage increases, required to hire contracts to dismantle and remove offshore oil platform। बेकार की बात है आपके लिए, वो लेबर किस किस चीज की है, मैंने क्या लेना देना है। A Limited assigns probability to a range of cash flows estimates as below, ये काम की बात है। वो कह रहा है खर्चा 100 करोड़ का होगा, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 25%। खर्चा 125 करोड़ का होगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है 50%। और खर्चा 175 करोड़ का होगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है 25%। तो आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालने आते हैं, खर्चे को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, लेबर के अलावा कुछ और भी खर्चे होंगे। 80% ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट, तो जितनी भी लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करोगे उसका 80% ओवरहेड्स ऐड कर देना। द कॉम्पनसेशन, अब वो प्रॉफिट भी तो लेगा ना, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट आपके बिहाफ पे डीकमीशनिंग करेगा, उसका लेबर का खर्चा होगा, उसके ओवरहेड्स के खर्चे होंगे, वो तो आपसे रिकवर करेगा, प्लस वो आपसे प्रॉफिट भी तो कर लेगा। वो बता रहा है प्रॉफिट कितना है। द कॉम्पनसेशन दैट अ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर for undertaking the activity and for assuming the risk associated with the obligation to dismantle and remove the asset. Such compensation includes both of the following। अब वो कह रहा है compensation में ना वो दो चीजें ले रहा है, एक तो रिस्क ले रहा है, जो रिस्क है उसको भी कवर करेगा, प्लस ऑब्लिगेशन को भी कवर करेगा। वो क्या क्या कवर करेगा, मैंने क्या लेना देना है। कंपनसेशन में दो चीजें आ रही हैं, पहला profit on labor and overhead cost. A profit markup of 20% is consistent with the rate that a market participant would require as compensation for undertaking the activity। तो जो भी लेबर प्लस ओवरहेड कॉस्ट है उसका 20% वो आपसे क्या चार्ज करेगा, प्रॉफिट भी चार्ज करेगा। The risk that the actual cash outflow might differ from those expected excluding inflation, A Limited estimates the amount of that premium to be 5% of the expected cash flows. The expected cash flows are real cash flows oblique cash flows in terms of monetary value today। ये बात समझ नहीं आई होगी आपको। वो कह रहा है देखो, मार्केट पार्टिसिपेंट आपसे एक तो लेबर जितनी पे करेगा वो कवर करेगा, प्लस ओवरहेड जितने खर्चे करेगा वो कवर करेगा, प्लस 20% ऑफ 20% किसका, जो भी आपकी लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट है उसका 20% वो आपसे प्रॉफिट चार्ज करेगा। अब दूसरा वो कह रहा है ये सारे के सारे एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना एक्चुअल कैश फ्लो कुछ और ही हो जाए, तो इस रिस्क को कवर करने के लिए वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। देखो कितना, द रिस्क दैट द एक्चुअल कैश आउटफ्लोज माइट डिफर फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। A Limited estimates the amount of that premium to be 5% of the expected cash flows. The expected cash flows are the real cash flows or cash flows in terms of the monetary value today. So, %5 उसने एक्स्ट्रा लेना है जी, बस टोटल कैश फ्लोज निकाल लो, उसका 5% उसने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट,
A Limited assumes a rate of inflation of 4% over a 10-year period based on available market data. वो कह रहा है ये सारे खर्चे ना आज के रियल टर्म्स में हैं, क्योंकि लिखा हुआ था ना ये सारे रियल टर्म्स के कैश फ्लोज हैं, तो वो 4% पर एनम का इन्फ्लेशन भी इसके ऊपर काउंट करेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय रिस्क फ्री रेट 5%। नॉन परफॉर्मेंस रिस्क रिलेटेड टू एंटिटी ए विल नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग एज ऑन क्रेडिट रिस्क 3.5%। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना लगेगा? 8.5%। भाई रिस्क एडजस्टेड ही लेना ना, रिस्क फ्री रेट पे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। A Limited concludes that its assumptions would be used by market participants. In addition, A Limited does not adjust its fair value measurement for the existence of restrictions preventing it from transferring the liability. फालतू बात है, इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। You are required to calculate the fair value of the asset retirement obligation. वो कह रहा है asset retirement obligation की क्या निकाल दो? फेयर वैल्यू निकाल दो। एक बार सवाल दोबारा पढ़ लो, बहुत टेक्निकल सी लैंग्वेज थी, मैं फिर भी एक बार हिंदी में समझा दूंगा, पर आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए प्लीज। इट वॉज वेरी वेरी टेक्निकल, तो हम इस क्वेश्चन को भी एक बार दोबारा पढ़ेंगे, बट आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए प्लीज। पढ़िए पढ़िए जल्दी। क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज थी तो आपका एक बार पढ़ना जरूरी है, आराम से पढ़ते जाइए। यह एक काम करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको आराम से पढ़िए ना, मेरा भी समय बच जाएगा। सो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको आराम से पढ़िए। मैं आपको बता दूं क्या क्या करना है। एक तो वो लेबर कॉस्ट कवर करेगा आपसे मार्केट पार्टिसिपेंट, प्लस ओवरहेड कॉस्ट कवर करेगा, फिर इनके ऊपर 20% प्रॉफिट चार्ज करेगा। क्लियर है? क्योंकि ये सारे रियल टर्म्स के वैल्यूज हैं तो इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड करेगा। 4% पर एनम के रेट पे 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल के हम इन्फ्लेशन भी ऐड करेंगे। फिर वो कहता था ये सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, तो हो सकता है एक्चुअल कैश फ्लोज अलग हो, तो प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंसीज के रूप में 5% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। कितना था? हाँ 5% वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। फिर जो कैश फ्लोज आएंगे उसको 8.5% पे 10 साल का फैक्टर लगा के पीवी निकालो, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी। समझ में आ गई बात? लेबर कॉस्ट चार्ज करेगा, ओवरहेड्स चार्ज करेगा, प्रॉफिट चार्ज करेगा लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट पे। फिर क्योंकि रिस्क है कि एक्चुअल कैश फ्लोज अलग हो सकते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज का 5% और भी आपसे चार्ज करेगा। क्लियर है? और वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन्फ्लेशन एडजस्ट करके निकालने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन 4% 10 ईयर के हिसाब से इन्फ्लेशन लगेगा। बस जी, इन सब का टोटल कर दीजिए तो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी आ जाएगी। आइए जी कैलकुलेट करते हैं, लिखिए। सो ये एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है, नहीं किया होगा तो दिक्कत आएगी, खास करके इन्फ्लेशन वाले पॉइंट में, क्योंकि सारे जो कैश फ्लोज दिए गए वो रियल टर्म्स में दिए गए हैं। लिखा ना, ए लिमिटेड एस्टिमेट्स द अमाउंट ऑफ दैट प्रीमियम 5% ऑफ कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर रियल कैश फ्लोज, और कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू टुडे। तो जो भी उसने कैश फ्लोज निकाले हैं वो सारे रियल टर्म्स में हैं, उसमें आपको इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा। चलिए जी, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट 100 करोड़ लगेगा, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है। 125 करोड़ लगेगा, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। और 175 करोड़ लगेगा, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.25 है।
So 100 into 0.25, 25, 125 into 0.5, 62.5. So 25 plus 62.5 plus 175 into 0.25, 43.75. So ये टोटल आ गया 131.25 प्लस एलोकेटेड ओवरहेड्स। सो जो भी आपकी लेबर कॉस्ट है उसका 80% वो ओवरहेड्स भी आपसे चार्ज करेगा, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है। मार्केट पार्टिसिपेंट तो सिर्फ एक वर्ड यूज किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप खुद भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी इनकर करेंगे तो ये सब खर्चे होंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट प्रॉफिट ऐड करेगा बस एक्स्ट्रा, ठीक है ना। सो टोटल आएगा आपका 236.25 प्लस वो इसमें प्रॉफिट ऐड करेगा जिसको मार्कअप बोलते हैं। कितना मार्कअप है? 20%, है ना। तो 236.25 का 20% 47.25। अब ये सारे कैश फ्लोज रियल टर्म्स में हैं तो इसमें इन्फ्लेशन लगाइए। इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 4% फॉर 10 ईयर पीरियड। तो कंपाउंडिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा 1.04 रेज़ टू द पावर 10। ये कुछ और ही आ गया है। 1.04 इंटू 1.04 1.4802 1.4802 तो 283.5 इंटू ये मल्टीप्लाई करना है 1.4802। लो जी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड आ गए 419.64 लैक्स। अब वो कह रहा था कि ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं तो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लूंगा क्योंकि हो सकता है एक्चुअल कैश फ्लोज अलग आ जाए, 5% एक्स्ट्रा लूंगा। 419.64 का 5% 20.98। लो जी, ये है जी आपकी एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी 440.62। अब इस पे लगाइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8.5% फॉर 10 ईयर, रिस्क फ्री रेट 5% और रिस्क प्रीमियम 3.5%। .442। सो मल्टीप्लाई करिए 440.62 इंटू 0.442 194.75। दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी। दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज थोड़ा टेक्निकल है, अदरवाइज तो बच्चे कैश फ्लोज ही निकाल लें। और जो जो कैश फ्लोज मार्केट पार्टिसिपेंट आपसे चार्ज करेगा, बिकॉज इंडिया 113 कहता है कि फेयर वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, चलिए जी। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी मॉक पेपर में आया हुआ है, कोई नया सवाल नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ऑलरेडी क्लास में कवर किया हुआ था, चलो दोबारा कवर हो गया, क्या फर्क पड़ता है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए जी। सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन डेज 20 कौन सा है ये? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस।
सो टेक्निकली बोलते हैं इसको क्या, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सो हमने क्या पढ़ा हुआ है, दो तरह की ग्रांट होती है, ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस और ग्रांट फॉर रिलेटेड टू एसेट्स। जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड ग्रांट होती है, अगर वो खर्चे आप ऑलरेडी कर चुके हैं और बाद में आपको ग्रांट मिल रही है तो वो इमीडिएटली कहाँ क्रेडिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। बट अगर अभी खर्चे आपने करने हैं तो फिर आज आप उसको डेफर्ड इनकम में डाल दीजिए और फिर उस डेफर्ड इनकम को जैसे जैसे खर्चे होते चले जाएंगे वैसे वैसे P&L में क्रेडिट कर दीजिए। फिर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स पढ़ा था कि दो तरह के एसेट्स होते हैं, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, वो सब चर्चाएं हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस को लेके है, रादर बेल आउट ग्रांट। बेल आउट ग्रांट क्या होती है कि आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं, आपको मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं, उन लॉसेस की भरपाई करने के लिए कंपनी को ग्रांट दी गई है। अब बच्चे लॉसेस तो हो चुके हैं, भरपाई के लिए ग्रांट मिली है, तो इनकम क्रिएट करेंगे तो ही तो लॉसेस की भरपाई होगी। तो दैट ग्रांट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? सो बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए जरा देखते हैं। A Limited has been conducting its business activities in a backward area of the country, and due to higher operating cost in such regions, it has collectively incurred huge losses in the previous year। देखो वो कह रहा है बैकवर्ड एरिया में काम करता है, वहां खर्चे बहुत ज्यादा थे जिसके कारण पिछले साल उसको भयंकर लॉस हो गया। As per the scheme of government announced in March 2001, the company will be partially compensated for the losses incurred by it to the extent of 10 crore, which will be received in October 2001। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम अनाउंस करी है मार्च 2001 में, जिसके तहत कंपनी के लॉसेस की पार्शियल भरपाई कर दी जाएगी। कितने की? 10 करोड़ की, और ये ग्रांट मिलेगी अक्टूबर 2001 में। The compensation being paid by the government meets the definition of government grant as per Ind AS 20। ना बताता तो भी मैं मानता कि ये ग्रांट की परिभाषा पूरी करते हैं। Assume that no other conditions are to be fulfilled by company to receive the compensation। कुछ भी नहीं है, लॉस हो गया, आपको ग्रांट मिल जाएगी 10 करोड़ की, और कोई कंडीशन आपको पूरी नहीं करनी। When should the grant be recognized in statement of profit and loss account? डिस्कस इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट इंड एस। वो कह रहा है बताओ कि ग्रांट को P&L में कब क्रेडिट कर सकते हैं। सो बच्चे देखो, हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कि गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, कंडीशंस रिलेटिंग टू ग्रांट हैव बीन कंप्लाइड विथ, कि जो भी ग्रांट से रिलेटेड कंडीशन आपने पूरी कर दी। दूसरा, there should be no uncertainty with regard to the ultimate receipt of the grant, कि मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आपको ये ग्रांट मिल जाएगी। अब ये दोनों कंडीशंस तो हम पूरी कर ही रहे हैं, मार्च 2001 में ही पूरी कर रहे हैं, तो क्या मुझे ग्रांट के मिलने तक की वेट करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। एंट्री तो बच्चे एक्रूअल बेस पे ही हो जाती है। सो आप मार्च 2001 में एक्रूअल बेसिस पे ग्रांट को रिकॉर्ड कर लेंगे और क्या एंट्री डालेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और क्योंकि ये लॉसेस ऑलरेडी हो चुके हैं तो द ग्रांट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 10 करोड़ से। दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्लियर है? सो सवाल ने ये नहीं पूछा था कि गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या है, वो कह रहा है बताओ कि गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करना है। मतलब वो पूछना चाहता था कि मार्च 2001 में स्कीम अनाउंस हुई थी, अक्टूबर 2001 में ग्रांट मिलेगी, तो क्या हमें मिलने तक की वेट करनी चाहिए? नहीं, अकाउंटिंग तो एक्रूअल बेस पे हो जाती है, और साफ साफ इंड AS 20 में लिखा है 2 कंडीशंस पूरी कर दीजिए और ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। पहला,
conditions relating to grant have been complied with, there should be no uncertainty that the grant will be received. So ये मार्च 2001 में ही आ जाएगी और कहाँ जाएगी? P&L में. क्लियर? सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई लिखवाने का अर्थ नहीं है. आइए देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर लिखा है. आइए जी, पैराग्राफ 7. आपको पैराग्राफ नंबर तो लिखने नहीं होते. Ind AS 20 states that the government grant shall be recognized until there is a reasonable assurance that the entity will comply with the conditions the grant will be received. हमने इसको इजी करके लिखवा दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ठीक है जी. फिर दूसरा, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको P&L में क्रेडिट करना है. A government grant that becomes receivable as compensation for expenses or losses already incurred in the past, और कोई फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, shall be recognized in the P&L in the period in which becomes receivable. समझ गए? क्लियर है? ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. In accordance with the above in the given case as on March 2001, हमने भी यही आंसर किया था कि मार्च 2001 में ही ग्रांट कहां क्रेडिट हो जाएगी? P&L में. A Limited is entitled to receive government grant in the form of compensation for losses already incurred in previous year. Therefore, even though the compensation will be received in the month of October, A Limited should recognize it as government grant in the PL of 2010-2011. क्लियर है? बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सो ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के ऊपर ये क्वेश्चन था. जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम Ind AS 20 में लिखते हैं कि कब गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है. बाकी ये PL में जाएगा, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी. मेन बात यही थी कि कब गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है. क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? आइए जी. सो ये क्वेश्चन लिख के कराने की कोई जरूरत है नहीं. नेक्स्ट देखते हैं. इस बार ना आरटीपी को ज्यादा ही सिंपल है, मतलब एक आधा क्वेश्चन, नहीं तो पिछले आरटीपी देखेंगे तो बड़े अच्छे होते थे. इस बार तो बहुत सिंपल है. आइए जी, आपका फेवरेट Ind AS 116 लीजेस. सर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है? रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी. रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी. अब रीमेजरमेंट तो कई कारणों से होता था. ये कौन सा कारण है? ड्यू टू चेंज इन लीज रेंटल, ड्यू टू चेंज इन इंडेक्स और रेट. हमने पढ़ा था कि वेरिएबल लीज रेंटल का पार्ट नहीं होते, पर अगर वो इंडेक्स या किसी रेट के कारण चेंज हो रहे हैं तो वो आपके लीज रेंटल का पार्ट बन जाएंगे. और बाद में अगर वो अगर उस इंडेक्स में कोई बदलाव होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी. और रीमेजर करने के लिए ओरिजिनल इफेक्टिव डिस्काउंट रेट ही यूज किया जाएगा इन केस ऑफ चेंज इन लीज रेंटल. क्या पढ़ते थे हम लोग? इधर देखो जरा, कि मान लो आपने यहां पे लीज रेंटल कैलकुलेट कर लिया, तो जो इंडेक्स और रेट आपने पहले दिन मेजर किया था उस अकॉर्डिंगली लीज रेंटल कैलकुलेट कर लिया. यहां एंट्री डाल दी, ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी. फिर 2 साल तक उसके ऊपर ब्याज लगाते रहे. यहां आपकी बुक्स में ROU एसेट आ रहा है, यहां आपकी बुक्स में लीज लाइबिलिटी आ रही है. फिर यहां पे जाके इंडेक्स में बदलाव हो गया, तो अब क्या करना होता है? रिवाइज लीज रेंटल निकालिए. मान लो 5 साल और है, रिवाइज लीज रेंटल निकालिए. उन सारे लीज रेंटल की फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकालिए यूजिंग ओरिजिनल इफेक्टिव डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट इसमें चेंज नहीं करते. रीमेजरमेंट के कुछ केसेस में चेंज होता था, कुछ में नहीं होता था. अगर लीज रेंटल में बदलाव हो रहा है तो डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होता. ठीक है? और जो भी डिफरेंस होता है वो ROU एसेट या लीज लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दीजिए. हो सकता है लाइबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है लाइबिलिटी कम हो जाए.
अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। अगर लाइबिलिटी बढ़ या घट जाती है तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। सो इसके ऊपर बड़े अच्छे से चर्चा करी हुई है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। आइए जी, मैं ना बहुत ब्रीफली डिस्कस कर देता हूं कि अगर किसी को बिल्कुल, वैसे तो बच्चे RTP वही करे जिसने इंड AS ये करे हुए हैं, फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है तो इमीडिएटली रिकॉल हो जाता है, जिससे क्वेश्चन करने में इजी होगा। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट फॉर इट्स रिटेल स्टोर ऑन 1/4/2001 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. A lease rental of 56,000 per annum is payable in arrears. Arrears मतलब साल के लास्ट में पे करना है 10 साल तक. Company recognized a lease liability of this much at the inception using incremental borrowing rate of 9.5% per annum. सवाल उसने आसान कर दिया आपके लिए। इनिशियल लीज लाइबिलिटी दी हुई है, मतलब 56,000 10 साल की PV निकाल के 9.5% के रेट पे इनिशियल लीज लाइबिलिटी आपको दी हुई है। चलो काम आसान हो गया। एज एट 1 April 2001, एज पर द टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, द लीज रेंटल शैल बी एडजस्टेड एवरी 2 years टू गिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हर 2 साल बाद वो कह रहा है हम लीज रेंटल में बदलाव करेंगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। तो एक रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, इंडेक्स यूज करेंगे। तो क्या वो आपके लीज रेंटल का पार्ट होता है? यस होता है, ये पड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स एज नोटिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी यूज्ड टू डराइव द लीज पेमेंट। वो कह रहा है जो कैपिटल गेन इंडेक्स नहीं इशू करता डिपार्टमेंट, उसी को हम यूज कर लेंगे इन्फ्लेशन के लिए। इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स वाज 280 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2001-2। जब आपकी लीज स्टार्ट हुई थी उस समय ये इन्फ्लेशन इंडेक्स 280 था, 2 साल बाद ये 301 है। तो क्या ये 56,000 में ये पहले 280 इन्फ्लेशन इंडेक्स ये सब कंसिडर किया होगा? सब कुछ कंसिडर किया होगा। आपको रीमेजरमेंट करना है बस। करंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 8%, ये आपके लिए रेलेवेंट है, ये आपने कुछ नहीं करना, बिकॉज हमें ओरिजिनल इफेक्टिव रेट चाहिए होता है in case remeasurement is due to the change in lease rental. Show the journal entry at the beginning of year 3 to account for the change in the lease. So ये practical question है। So year 3 के beginning में आपसे entry मांगी है। लिखिए जी, as per Ind AS 116 leases, whenever there is change in lease rental due to change in index or rate, then it will be considered as remeasurement of lease liability. In this case, we need to recalculate lease liability using revised lease rental and original effective discount rate। मेन चीज ये है कि डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होगा। रिवाइज्ड लीज रेंटल एंड ओरिजिनल इफेक्टिव डिस्काउंट रेट। क्लियर है? चलिए जी। सो मैंने शायद बोल दिया था वो P&L में जाएगा, पहले मैं सही बोला था, ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी में ही उसको एडजस्ट किया जाएगा। आइए जी करके दिखाते हैं। तो पहले रिवाइज्ड लीज रेंटल निकाल दें। माफ करिएगा, मैंने गलत शायद बोल दिया था कि वो P&L में जाएगा।
ROU एसेट और लीज लाइबिलिटी को ही एडजस्ट किया जाएगा ना, वो तो उसमें होता है स्कोप, जब स्कोप ऑफ लीज में कोई बदलाव हो जाए, इसको मॉडिफिकेशन ऑफ लीज बोलते हैं, वो अलग मुद्दा होता है। रिवाइज्ड लीज रेंटल अभी कितना है 56,000, ये कितने इंडेक्स पे निकला हुआ है 280 पे है ना, अभी कितने पे चाहिए 301 पे। 56,000 डिवाइड बाय 280 इंटू 301, 60,200। तो 2 साल हो चुके हैं, 8 साल और हैं, तो पीवी ऑफ लीज रेंटल, मैं को टेबल नहीं बना रहा, ऐसे ही कर देते हैं। तो 60,200 इंटू क्या है प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी फैक्टर लगेगा कितने परसेंट पे 9.5%, 8। सो ये अपने को निकालना पड़ेगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1.095, 5.433। तो 60,200 इंटू 5.433, सो 327067, 327067। अब क्या करना है, अब एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लास्ट में लीज लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है। सो ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 351,613, इस पे ब्याज लगाया होगा एट द रेट ऑफ 9.5%, 33,403। फिर एक लीज रेंटल पे भी किया होगा कितना 56,000, तो क्लोजिंग बैलेंस 351,613 प्लस 33,403 माइनस 56,000, तो क्लोजिंग बैलेंस ये चल रहा होगा है ना 329,016, इसका 9.5%, 31256, फिर 56,000 पे किया होगा, सो 329,016 प्लस 31256 माइनस 56,000। सो बुक्स में लाइबिलिटी चल रही है 304272, तो इसको बढ़ाना है कि कम करना है, ऑफ कोर्स बढ़ाना है क्योंकि लीज रेंटल बढ़ गए। सो इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी, सो 327,067 माइनस 304,272, 22,795। तो इतने से लाइबिलिटी बढ़ेगी और ROU एसेट भी बढ़ेगा। तो जर्नल एंट्री एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, जर्नल एंट्री एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 22,795, 22,795 being लीज लाइबिलिटी रीमेजर्ड। सो इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी बुक में करे भी हुए हैं, सो एज सच कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है जी, चलिए लिख लीजिए इसको, लिखना चाहते हैं तो। इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा राउंडिंग ऑफ का एरर के कारण थोड़ा लग गया क्योंकि उन्होंने टेबल बना के किया है, मैंने कंपाउंडिंग फैक्टर यूज किया है। सो बाकी आंसर सेम है सारा, थोड़ा बहुत 200-400 रुपए का इधर उधर अंतर आएगा। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, चलिए। सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है। सो ये इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
इंड एज 33 एंड बिलीव मी ये अर्निंग पर शेयर का है। ये सीए इंटर का क्वेश्चन है। यस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को यूज करके ईपीएस कैसे निकालते हैं उसके ऊपर ये सम है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं और हमने सीखा हुआ है क्या सारे स्टॉक ऑप्शंस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं? नहीं। जब भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आते हैं तो हमें इसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ढूंढने पड़ते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस में हमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इसमें ढूंढने पड़ते हैं। मान लो आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे 1000 और आपने कहा एक डिबेंचर के 10 शेयर बनेंगे तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर 10,000। बट ऑप्शंस में क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की परिभाषा क्या थी? रिसोर्सेज और बेनिफिट्स हैव बीन रिसीव्ड। अब स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में या सिंपल जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसमें ये होता है कि आपको पूरे पैसे नहीं मिल रहे होते। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में तो थोड़े से आपको सर्विसेज मिल रहे होते हैं, पर नॉर्मल स्टॉक ऑप्शंस में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। सो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ऑप्शंस कितने सस्ते दिए गए। अगर सस्ते दिए गए तो उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी कम माने जाते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, क्लासेस के अंदर हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ऑप्शंस को हमने दो तरीके से पढ़ाया था, एक नॉर्मल ऑप्शंस, एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। सो प्लीज उस कॉन्सेप्ट को रेफर कर लीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूं, शायद इस जैसा क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में किया भी हुआ है और ये सीए इंटर का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एन एंटिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टॉक ऑप्शंस के केस में हमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ढूंढने पड़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 12 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। तो बेसिक ईपीएस तो सीधा ही आ गया, 12 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, क्योंकि वेन्स दिए हुए हैं। एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर है 20 रुपए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। सो 1 लाख शेयर्स ऑप्शंस के आपने दिए हैं और एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 15 रुपए। अब ये देखो, इंड एज कहता है आपने 20 वाली चीज 15 की दे दी। मैंने कहा जी हाँ। वो कहता फिर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आपके कम माने जाएंगे। मैंने कहा जी कितने? वो कह रहा है 1 लाख शेयर इशू करे, जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा वो आपको 15 लाख देगा। अगर यही शेयर वो बाजार से खरीदता तो 20 का खरीदता तो 15 लाख रुपए के कितने शेयर आते? 75,000 आते। तो उसने आपको 75,000 शेयर का पैसा दिया है, आपने 1 लाख जारी करने हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर 25,000। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आपके यही माने जाएंगे जितने पैसे आपको, सॉरी, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आपके 25,000 माने जाएंगे। कारण पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है रिसोर्सेज और बेनिफिट्स हैव बीन रिसीव्ड। ये 15 रुपए भाई साहब मिले कहां हैं? तो जो आप पोर्शन आपको मिला ही नहीं है आप उसको पोटेंशियल में थोड़ा डाल देंगे। जितना मिल गया, 25,000 का बेनिफिट आपने रिसीव कर लिया होगा, किसी भी फॉर्म में आपने कर लिया होगा, जिसको भी ऑप्शंस दिए हैं उससे आपने 25,000 का बेनिफिट रिसीव कर लिया होगा। इसलिए 25,000 ही आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स माने जाएंगे। बाकी प्लीज रेफर क्लास नोट्स, बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को अलग से समझाया हुआ है, नॉर्मल स्टॉक ऑप्शंस को अलग से समझाया हुआ है। ये नॉर्मल स्टॉक ऑप्शंस है, क्योंकि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस तो 102 के अकॉर्डिंगली भी होता है। सो आइए, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। सब पॉइंट ए, बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। बिल्कुल ही रद्दी आरटीवी बनाया है इस बार। सो ये आ गया जी आपका 2.4। बी, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस ही होता है, बस इसमें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जोड़ने होते हैं। अब ऑप्शंस का न्यूमरेटर इफेक्ट तो कोई होता नहीं, क्योंकि ऑप्शंस को कौन सा ब्याज देना है। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का न्यूमरेटर इफेक्ट इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर डिबेंचर शेयर बन जाएंगे तो ब्याज बंद हो जाएगा, पर ऑप्शंस को तो हम कुछ देते नहीं,
तो न्यूमरेटर इफेक्ट 0, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इन ऑप्शंस, सो टोटल 1 लाख शेयर हैं, जो अभी मिलना बाकी है वो माइनस कर दीजिए। सो 1 लाख इंटू 15 मिलना बाकी है, पर बाजार में शेयर 20 का है, तो 25,000 शेयर का बेनिफिट आप ले चुके होंगे, वो आप डिनोमिनेटर में ले लीजिए। सो 12 लाख डिवाइड बाय 5,25,000, 2.29। क्लियर है? सो प्लीज रेफर क्लास नोट्स फॉर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द ऑप्शंस। ये एक बहुत ही रद्दी सा सवाल था, सो हमने इसको डिस्कस कर दिया। लिखना चाहते हैं तो प्लीज इसको रोक के लिख लीजिए प्लीज। क्लियर है? सो आराम से आप इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंड AS 23 क्वेश्चन नंबर 9। इंड AS 23 क्वेश्चन नंबर 9। ये कौन सा है? बोरोइंग कॉस्ट, और इसमें तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एनी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड एंड रिमेनिंग बोरोइंग कॉस्ट शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें तो और कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, सिर्फ इतनी सी चर्चा होती है। आइए जी पढ़िए। निक्का लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन ऑफ 620 लाख फॉर कंप्लीट रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स फैक्ट्री ऑन 1/4/2001। तो 620 लाख का लोन लिया है 1/4/2001 को। सो वेलकम टू दिवाली, है ना। प्लांट एंड मशीनरी वॉज अक्वायर्ड under the modernization scheme and installation was completed on 30th April 2002। बच्चे ध्यान से, लोन ले लिया था 1/4/2001 को, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई 30th अप्रैल 2002 को, तो कहीं ना कहीं 13 महीने लग गए। एन एक्सपेंडिचर ऑफ 510 लाख वॉज इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 54 lakh has been advanced to supplier for additional asset acquired on 25 April 2001, which were also installed on 30th April 2002, and the balance loan of 56 lakh been used for working capital purposes। तो मैं आपको समझा दूं एक बार, 620 लाख का लोन लिया है, कब लिया है? 1/4/2001 को लिया है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी 510 लाख, है ना। यस, और इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है 30/4/2002 को। उसके बाद 54 लाख एडवांस दिया है एडिशनल एसेट के लिए, वो 25 अप्रैल को आ गया था, उसकी भी इंस्टॉलेशन हुई है 30th अप्रैल 2002 को। कोई एडिशनल एसेट है, उसके ऊपर 54 लाख यूज किया है, और उसकी भी इंस्टॉलेशन हुई है 30th अप्रैल 2002 को, तो 13 महीने बाद, है ना। और बैलेंस कह रहा है जी 56 लाख का लोन बचा था, तो वो हमने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लिया। ठीक है जी, ओके। ये भी सीए इंटर का ही क्वेश्चन है। पता नहीं इस बार सीए इंटर के क्वेश्चन उठा के डाली जा रहे हैं इसमें। मैनेजमेंट ऑफ निक्का लिमिटेड कंसिडर्स द 12 months पीरियड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। लो जी, इंड AS 23 कहता था कि एनी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड। Qualifying asset means an asset which takes substantial period of time for getting ready to use। और हम क्लास में बोलते थे कि सब्सटेंशियल पीरियड इंड AS 23 ने डिफाइन ही नहीं किया, वो कह रहा है मैनेजमेंट डिसाइड करे। AS 16 जो सीए इंटर में पढ़ते थे वो कहता था कि जनरली अ पीरियड ऑफ 12 months और मोर इज सब्सटेंशियल पीरियड, पर इंड AS 23 कहता था लेट द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज द सब्सटेंशियल पीरियड। और इस सवाल में लिखा हुआ है मैनेजमेंट कंसिडर 12 month period as a substantial period of time
टू गेट द एसेट रेडी टू यूज। तो 12 महीने सब्सटेंशियल है, तो बताओ क्या प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट है? यस, क्योंकि इसको तो 13 महीने लग गए। क्या एडिशनल एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? यस, क्योंकि इसको भी 13 महीने लग गए। 25 अप्रैल से भी गिनो, क्योंकि 25 अप्रैल 2001 को खरीदा है, तो 30/4/2002 फिर भी 12 महीने से ज्यादा है। 12 महीने से 5 दिन फिर भी ज्यादा है, ये भी क्वालिफाइंग है। और वर्किंग कैपिटल कभी क्वालिफाइंग होता नहीं। तो इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और बाकी इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये न्यू क्वेश्चन है, वैसे सीए इंटर का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स न्यू ही होगा ना, फाइनल में तो ये होते नहीं थे। द कंपनी हैज पेड टोटल इंटरेस्ट ऑफ 68.2 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2001-2 ऑन द अबव लोन। अकाउंटेंट सीक्स योर एडवाइस हाउ टू अकाउंट फॉर इंटरेस्ट पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आंसर कर देते हैं। फिर कह रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द होल प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड बाय 28 फरवरी। यस, अगर आपका इंस्टॉलेशन 28 फरवरी तक ही हो गया फिर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं माने जाएंगे, फिर तो 12 महीने से कम हो गया ना। 1/4 से 28 फरवरी 11 महीने बनते हैं, और मैनेजमेंट कहता है 12 महीने से ज्यादा जिसको लगेंगे वो हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट है। तो 2 बार आंसर करना है। पहले पार्ट में 2 को क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा, 2 को नहीं माना, 1 को नहीं माना जाएगा, और दूसरे पार्ट में कोई भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, और पूरे का पूरा ब्याज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। बिकॉज अगर 28 फरवरी है तो फिर 12 महीने का कॉन्सेप्ट पूरा ही नहीं हो रहा। क्लियर है? सो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको लिखवा के करवा देता हूं। लिखिए जी, एज पर इंड AS 23 borrowing cost any borrowing cost incurred on acquisition, construction or production of qualifying asset shall be capitalized. Full stop. Qualifying asset means an asset which takes substantial period of time for getting ready to use. Substantial period of time is not defined in Ind AS 23. So, management has to decide. लो जी, सो ये हो गया आपका नाम, नंबर और रेलेवेंट प्रोविजन। अब 2 पार्ट्स में आंसर करते हैं। व्हेन इंस्टॉलेशन कंप्लीट्स ऑन 30/4/2002, question specifically in the given case question specifically provides that the management considers (12-month) period
as substantial period. Management considers 12-month period as substantial period, full stop. So, since installation of plant and machinery and additional assets gets completed on 30/4/2002 ब्रैकेट में, that is more than 12 months. Hence, these two are qualifying assets. So, borrowing cost will be capitalized in respect of these assets, and borrowing cost incurred on working capital purpose, borrowing cost incurred on loan used for working capital purpose shall be transferred to profit and loss account. So, amount to be capitalized. So, बच्चे आपको कोई भी कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये काइंड ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग का ही सम है. कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ सीधा ही दिया हुआ है, और स्पेसिफिक बोरोइंग में तो सीधा ही कैपिटलाइज होता है ना, जितना भी आपका ब्याज होता है. तो ब्याज बताओ कितना है? 68.2 लाख. ये कितने लोन का है? 620 का. प्लांट एंड मशीनरी पे कितना यूज हुआ था? 510. तो 68.2 डिवाइड बाय 620 इंटू 510, 56.10 रुपीज इन लैक्स. Additional assets, 68.2 divided by 620 into additional assets पे 54 यूज हुए. $5.94. So amount to be capitalized कितना? 62.04. Amount to be transferred to P&L. So total है 68.2 minus 62.04, 6.16 lakhs. क्लियर है? फिर बी पार्ट में, ये आपका ए पार्ट था. बी, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. मैं सिर्फ रेनोवेशन लिख रहा हूं. व्हेन रेनोवेशन गेट्स कंप्लीटेड बाय 28th Feb 2000 X2. In this case, plant and machinery and additional assets will not be considered as qualifying asset. Hence, entire borrowing cost
of 68.2 lakhs shall be transferred to profit and loss account. Entire borrowing cost shall be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है जी, समझ आ गया। चलिए इसको लिख लीजिएगा ज़रूर, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने तो बड़ा छोटा सा ही आंसर किया हुआ है। हमने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करके लिखवा दिया कि किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। चलिए सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। आइए एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इंड AS 38 कौन सा है? इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। सो आइए जी, इंड AS 38 क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, सो ऐसे ही कर लेंगे इसको भी। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ फ्रेंचाइजी from a restaurant chain at a cost of 1 crore under a contract for a period of 10 years। तो उसने एक फ्रेंचाइजी ली है किसी रेस्टोरेंट की। Can the franchisee rights be recognized as an intangible assets in the books under Ind AS 38? आंसर तो आपको पता है यस, पर रूल्स क्या हैं? पहले तो इंटेंजिबल एसेट्स की परिभाषा क्या है? एज पर इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट्स मींस आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट। यही होता है इंटेंजिबल एसेट, आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफिएबल क्या है? जिसको आप किराए पे दे सकते हैं, जिसको आप सेल कर सकते हैं, केपेबल ऑफ सेल, केपेबल ऑफ बीइंग रेंटेड टू अदर्स। फिर हमने स्पेसिफिकली लिखवाया हुआ है कि जिस एसेट की कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ है वो आइडेंटिफिएबल है। अब इसकी तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ है, सो बिल्कुल ही आइडेंटिफिएबल है। नॉन मॉनेटरी तो ये है ही है, मॉनेटरी आइटम थोड़ा है। मॉनेटरी आइटम तो डेटर क्रेडिटर होते हैं। एसेट है, एसेट क्या था? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या ये एसेट आपके कंट्रोल में होगा? बिल्कुल। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आपका है तो आपके कंट्रोल में होगा, तो ये एसेट भी माना जाएगा। तो क्या इंटेंजिबल एसेट की परिभाषा पूरी हो रही है? यस हो रही है। फिर दूसरा था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। उसमें था कि द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो बच्चा फ्रेंचाइजी ली है तो जो भी फायदा होगा आपको होगा, और 1 करोड़ है तो कॉस्ट भी आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी पूरी हो गई, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। Hence, franchisee rights can be shown as an intangible asset। आइडेंटिफिएबल है ही है, हमने स्पेशली लिखवाया हुआ है कि जिस एसेट की कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ होती है उस एसेट को हमेशा आइडेंटिफिएबल माना जाता है। दैट्स इट। ठीक है, सो मैं जल्दी से इसका सोल्यूशन आपके लिए देख देता हूं। ये कोई लिखवाने वाला सवाल नहीं है, थ्योरेटिकल नेचर का छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें एक तो इंटेंजिबल एसेट की परिभाषा लिखनी है, दूसरा एसेट की परिभाषा देनी पड़ेगी, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने एसेट को डिफाइन किया है, फिर इंटेंजिबल एसेट को डिफाइन किया है, बस जी। फिर कह रहा है जी ये आइडेंटिफिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है क्योंकि उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ है, उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे और उसका कंट्रोल भी है, तो ये इंटेंजिबल एसेट की परिभाषा पूरा करता है। ठीक है ना, तो आप इसको बुक्स में दिखा सकते हैं। फिर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अलग से दे रहा है। आप पहले परिभाषा दीजिए, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दीजिए, फिर एसेट में कंट्रोल की डेफिनेशन समझा दीजिए।
बस, और नीचे लिख दीजिए कि ऊपर वाले सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो आप फ्रेंचाइजी राइट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट दिखा सकते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि फ्रेंचाइजी राइट एक इंटेंजिबल एसेट होता है, बट लिखना क्या है सवाल में, ये मेन बात थी। ठीक है, सो ये तो हमें क्लैरिटी था कि फ्रेंचाइजी राइट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ओके जी, तो ये आपके जी पहले 10 क्वेश्चन हो गए, तो आधे सवाल आपके हो गए, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। बाकी आधे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, लगाने का मन भी नहीं करेगा। चलिए, तो इसको यही ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।